प्यारे बच्चों, आज से हम व्याकरण की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा पाठ है भाषा विचार। प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं कि माता और पुत्र आपस में संवाद कर रहे हैं। दादी और पोता पोती आपस में बातचीत कर रहे हैं। पिता और पुत्र आपस में जवाब दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भाई और बहन आपस में संवाद कर रहे हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा की परिभाषा हम यह समझेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। प्रत्येक प्रदेश में, देश में अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने भाषाएं बनाई हैं तथा उसमें वे अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चों, स्वाभाविक है, सबसे पहले मौखिक भाषा का आविष्कार हुआ। व्यक्ति ने बोलना सीखा और उसके बाद उसने लिखना सीखा। मौखिक भाषा के उदाहरण आप विद्यालय में प्रयोग करते हैं, जैसे भाषण देकर, संवाद कर, कक्षा में बातें करके। तो यह मौखिक भाषा का रूप होता है। यानी कि जब आप अपने विचारों को किसी को बोल कर बता रहे हैं और उसके विचारों को सुन कर के समझ रहे हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का अर्थ है जब हम पत्र पढ़कर या लिखकर किसी को अपने विचार बताते हैं या दूसरे के विचारों को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा का रूप कहलाता है। जिस प्रकार से आप किसी को पत्र लिखें या समाचार पत्र को पढ़ें या किसी पुस्तक को पढ़ें, तो यह एक लिखित भाषा का स्वरूप है। इसके बाद आता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले संकेतों में भाषा का व्यवहार हुआ और आज भी गूंगे और बहरे व्यक्ति आपस में संकेतों के माध्यम से बात करते हैं तथा चौराहे पर खड़ा यातायात सिपाही भी यातायात को नियंत्रण करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं मातृभाषा क्या है। व्यक्ति अपने घर में, परिवार में जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का अर्थ है जो भाषा हमें अपनी माँ के माध्यम से या परिवार के माध्यम से सबसे पहले सीखने को मिलती है, वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे एक गुजराती बच्चे की भाषा, मातृभाषा गुजराती है। एक पंजाबी बच्चे की मातृभाषा पंजाबी है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है जो किसी भी राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजभाषा क्या है। राजभाषा का अर्थ है ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा हिंदी है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेज़ी है। इस प्रकार विभिन्न देशों की अलग अलग राजभाषाएं हैं। मानक भाषा, जिस भाषा के स्वरूप को विद्वानों और शिक्षाविदों ने मान्यता प्रदान की है उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अंत शब्द में आधा न लगा हुआ है, लेकिन आजकल इसको अ पर बिंदु डालकर लिखा जाता है। तो ये नया एक उसका मानक स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। बच्चों, यहाँ हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी के बारे में संकेत दिए हैं, इनका आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद है बोली तथा भाषा में अंतर। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। अल्प विकसित रूप का अर्थ है जो देहात में बोली जाती है, जो गांवों में बोली जाती है, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि गुजरात में कच्छी बोली कहलाई जा सकती है, काठियावाड़ी एक बोली कहलाई जा सकती है, लेकिन भाषा पूरे गुजरात की गुजराती ही कहलाएगी, क्योंकि वह व्याकरण निष्ठ है और परिष्कृत है, शुद्ध है। बच्चों, हमें गर्व होना चाहिए
हिंदी भाषा के महत्व को जानकर, क्योंकि भारत में 78 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। साथ ही विदेशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग है। गल्फ़ कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि फिजी में तो राजभाषा के रूप में भी हिंदी को मान्यता प्राप्त है। 1991 में जो जनगणना की गई उसमें यह पता लगा कि हिंदी भाषियों की संख्या चीनी लोगों से, चीनी भाषियों से भी अधिक थी। हिंदी का ही महत्व है कि कार्टून्स और इंग्लिश मूवीज़ भी हिंदी में ट्रांसलेट करके, अनुवादित करके आपको दिखाए जाते हैं। हमेशा याद रखें, 14 सितंबर 1949 को 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी और अनिवार्य रूप से घोषित की गई थी। साथ ही पूरे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है, तो हमें गौरव है अपनी हिंदी भाषा पर। अब हम देखते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि का मतलब है कि जब आप अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को लिख करके, उसमें चिन्ह लगा करके, लिख करके आप बताते हैं, लिखते हैं, तो वह लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है तथा कुछ भाषाएं एक ही लिपि को भी स्वीकार कर लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी, उर्दू, माफ़ कीजिए, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली और मराठी, इतनी भाषाएं केवल देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। उर्दू फ़ारसी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला भाषा में लिखी जाती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन भाषाओं में लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार से लिपि का अर्थ यह है कि भाषा को लिखने के संकेत स्वरूप, जिससे भाषा पढ़ करके समझी जा सके। भाषा के निर्माण के बाद जब लिखित रूप आ गया तो साहित्य की रचना होने लगी। साहित्य का मतलब है लिटरेचर, पुस्तकें, जिससे व्यक्ति एक समय का ज्ञान दूसरे समय तक पहुंचा सके। ज्ञान के संचित कोश को भी साहित्य कहा जा सकता है। साहित्य के दो प्रकार हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य का अर्थ है प्रोज, इंग्लिश में कहते हैं प्रोज। जब हम सीधे सीधे वाक्यों में हम किसी अपनी भाषा को लिखते हैं, बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। लेकिन पद्य साहित्य जब हम कविता के रूप में, गाने की शैली के रूप में अपनी भाषा को परिवर्तित करके लिखते हैं, सुनाते हैं, तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य के प्रकार हैं कहानी, उपन्यास, निबंध लेखन, जीवनी लेखन, नाटक लेखन आदि। जबकि पद्य साहित्य है कविता, गज़ल, गीत, दोहा, छंद आदि। इस प्रकार गद्य और पद्य साहित्य से हमारा हिंदी साहित्य, हमारी हिंदी भाषा समृद्ध है और अनेक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया है। गद्य साहित्य के प्रमुख रचनाकार हम कह सकते हैं रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा हैं, तथा पद्य साहित्य के सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, कबीर, जयशंकर प्रसाद आदि हैं। आज की कक्षा में इतना ही। बच्चों, आगे की कक्षा में हम व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।